अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम और ताज़ा तरीन तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारे व्यूअर्स मुझे पता है मेरे इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि अब कोई भी अदालतों की बात सुनना नहीं चाहता, लेकिन आज एक अनहोनी हुई है वहाँ पर। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद गालिबन जो एक शिक थी एहतराम की, इज्जत की, वो भी शायद निकाल दी गई है, या शायद ये मेक श्योर किया गया है कि किसी ने भी किसी की इज्जत और एहतराम नहीं करना। आपको बताएंगे अनहोनी समात के हवाले से फैसला क्या आएगा वो मैं और आप हम सब जानते हैं, लेकिन आज जो होता रहा, जो हुआ वहां पर, उसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईरान के हवाले से, ईरान के एटॉमिक पावर बनने के हवाले से पाकिस्तान को अमेरिका से कॉल मौसूल हुई। पाकिस्तान ने कहा कि कंप्लायंस के साथ, आपके साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, आपके हुक्म की तहमील करेंगे, वो भी आपके सामने रखते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के बखेड़े, इमरान खान साहब इस गर्मी के अंदर अडियाला जेल में मौजूद, और पार्टी के अंदर के मसाइल, और जिस तरीके से अली बिन गंडापुर पर सवालात की भरमार खड़ी हो रही है, वो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत जरूरी है। तमाम तर चीजें आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आगाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल हामिद खान साहब ने जो 6 जजेस लाए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जस्टिस सलाउद्दीन पनवार भी उन्हीं जजेस का हिस्सा है, उन्हीं में से एक है। तो हामिद खान साहब ने तमाम तर जजेस को एक गैरत दिलवाने की कोशिश की, जिसके बाद आज जस्टिस सलाउद्दीन पनवार ने बाकायदा तौर के ऊपर जब समात 10 मिनट ऑब्वियसली मामूल के मुताबिक लेट शुरू हुई, थोड़ा आज जब लेट शुरू हुई, जजेस सामने आके बैठे, तो सलाउद्दीन पनवार ने हामिद खान साहब को बुलाया, मुखातिब किया, और उन्होंने कहा कि कल जो आपने तमाम तर बातें की और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी आपने जो बातें की, उस सबको मलूज़ खातिर रखते हुए मैं अब इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता, जिस पर वो चले गए। और उन्होंने कहा कि हामिद खान साहब ने उनको आगे से कहा कि थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट दैट। जिसके बाद यहाँ से सिर्फ आगाज हुआ, ये जो आई अप्रिशिएट दैट और थैंक यू किया हामिद खान साहब ने, इसके बाद एक तूफान बदतमीजी का आगाज हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, आईनी बेंच के सरबराह, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, इन तमाम तर लोगों ने जो चढ़ाई शुरू की हामिद खान के ऊपर, यानी आप अंदाजा करें, अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि ये सराहने की बात नहीं है, ये अप्रिशिएट करने की बात नहीं है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप यहाँ क्या बातें कर रहे हैं, आप मामलात को यहाँ से वहां लेकर जा रहे हैं, आपको हमने मौका दिया, हमने आपके साथ नेकी की, आप तो फरीक भी नहीं थे इस केस के, हमने आपको सुनने का मौका दिया। हामिद खान साहब ने कहा कि मैं फरीक था। जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मैं अपनी वालदा की फातेखानी छोड़कर आया हूँ, मैं इतना बड़ा कौमी फरीजा सर अंजाम देने, ये मखसूस नशस्तों का मामला निपटाने अपनी वालदा की फातह खानी छोड़कर आया हूं। अब सवाल को ये करे जमाल खान मंदोखेल से कि वालदा की फातह खानी से इंपॉर्टेंट ये केस क्यों था? यहाँ तो केसेस डिले भी हो जाते हैं, वक्फे भी आते हैं बीच में, और इतना क्या इंपॉर्टेंट था, इतना कौन सा प्रेशर बिल्डअप हो चुका था आपकी सर के ऊपर कि आपने वालदा की फातह खानी को छोड़ दिया? ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। यानी अब पाकिस्तान की अदालतें इस हद तक किसी एक शख्स के कंट्रोल में आ चुकी हैं, लग रहा है कि लोगों को या जजेस को वालदा की फातह खानी छोड़कर आना पड़ रहा है, और जो लिखा हुआ फैसला कहीं से इशारे आ रहे हैं वो पढ़कर सुनाने। यहीं तक बात नहीं रुकी ना, बात इससे आगे गई। जमाल खान मंदोखेल ने ये तक कहा, जब हामिद खान साहब ने कहा कि सर अभी आप गुस्से में हैं और अब यही बेंच ही क्या सुनेगा तमाम तर फैसला, और अब मुझे लगता है आप गुस्से में हैं, तो आपको नहीं सुनना चाहिए और आप इसका फैसला आज ना दें क्योंकि आप गुस्से में लग रहे हैं। जिस पर जमाल खान मंदोखेल ने कहा हामिद खान साहब को कि माइंड योर लैंग्वेज, यानी माइंड योर लैंग्वेज। सुनने के बाद हामिद खान साहब ने कहा कि मैंने 40 साल दिए इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, यानी कौन सा, यानी जिस, और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है या अगर आपको ये सब बहुत डिफरेंट लग रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट की आज की समात जरूर लाइव स्ट्रीम करके देखें, आपको एक एक चीज पता चल जाएगी कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए, किस तरीके से बात की गई। हाशिम काकड़ ने कहा कि काजी फादीसा का नाम मत लें। जब काजी फादीसा का वो जो फ्लैट रसीदे वाला केस था, उसका जब तस्करा हुआ, तो उन्होंने कहा हामिद खान साहब ने कि मैं काजी का नाम नहीं ले रहा, मैं काजी साहब के केस की हवाला दे रहा हूँ। तो उस पर हाशिम काकड़ साहब बेभर गए। उन्होंने कहा कि मेरे मेंटोर हैं, मेरे कायद हैं, मैं उन्हें उस्ताद मानता हूँ, उनका कोई नाम लेगा तो मैं लानत भेजता हूँ इस सीट के ऊपर, यानी जज की कुर्सी के ऊपर। लेकिन बात वही मतीउल्लाह जान वाली है कि लानत भेजने के बाद भी, असतूर ने गालिबन लिखा है कि लानत भेजने के बाद भी वो अपनी कुर्सी पर हैं। ज़ाहिर है 28 और 25 लाख तनख्वाहें कोई नहीं छोड़ता, लानत भेजी पहले कुर्सी पर, लेकिन हाशिम काकड़ साहब कुर्सी पर ही बैठे हैं, कहीं भी कुर्सी छोड़कर नहीं गए। लेकिन ये जो सारा एक पैनिक, एक सारी फ्रस्ट्रेशन, यानी ये तक का है जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं जजेस की, आपने इस जगह को डी चौक बनाया हुआ है। ये सब कुछ हामिद खान साहब को जजेस की जानिब से कहा गया, यानी 10 के 10 जजेस ने मिलकर चढ़ाई शुरू कर दी हामिद खान साहब के ऊपर। और अभी हामिद खान साहब को जब वापस कुर्सी पर वो बैठ गए, उनका वक्त खत्म हुआ, तो आप अंदाजा करें बेंच की तश्कील के हवाले से हामिद खान साहब के ऊपर चढ़ाई हो रही थी। उसी बेंच की तश्कील के हवाले से मखदूम अली खान साहब आए, जो दूसरी साइड के वकील हैं, जो इलेक्शन कमीशन के भी वकील हैं। मखदूम अली खान साहब का भी जो पूरे का पूरा लुब्बे लुबाब था वो यही था कि बिल्कुल ठीक बेंच है, आप लोग बिल्कुल ठीक है जो ये केस सुन रहे हैं। यानी
उन्होंने भी सिर्फ मुतज़ाद दलाइल दिए, जो दलाइल हामिद खान साहब दे रहे थे उसके मुतज़ाद दिए, जबकि अभी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, अभी बेंच की तश्कील पर बात नहीं हो रही थी। हामिद खान तो ये रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे थे कि कोर्ट पैकिंग के सिलसिले में आप जजेस आए, आप एक 10 या 11 जजेस जो एक बेंच पूरा बना और इसलिए आप सबको लाया गया, इंतज़ार ही यही किया जा रहा था। तो लेकिन जो मखदूम अली खान साहब आए, उन्होंने भी हामिद खान के मुतज़ाद आके दलाइल दिए, लेकिन उनको कहीं रोका नहीं गया, उनको कहीं ये नहीं कहा गया कि हम अभी बेंच तश्कील के बारे में बात नहीं कर रहे, उस पर फैसला हो चुका है, आप दलाइल दें। बल्कि हामिद खान साहब को तो ये भी पूछा गया कि आप बताएं कि 12 जजेस गालिबन 13 जजेस की जानिब से जो 12 जजेस की जानिब से जो फैसला दिया गया उसकी नजर सानी के खिलाफ दरखास्त 13 जजेस वाले 13 जजेस ने जो फैसला दिया उस पर जो नजर सानी की दरखास्त है वो क्या 12 जजेस सुन सकते हैं? मतलब उनसे तो पूछा भी गया, जिसमें मखदूम अली खान साहब ने कहा कि अगली समात पर बताऊंगा, अब 2 बजे समात होनी है। जमाल मंदुखैल ने कहा कि हम आज ही फैसला सुनाएंगे। अब जाहिर है वो अपनी वालदा की फातह खानी छोड़कर भी आए हैं, वो तो आज ही फैसला सुनाएंगे, उनको तो कहीं से ऑर्डर्स आए बड़े स्ट्रिक्ट कि आज ही फैसला सुनाना है। तो आप पहुंचे, फातह खानी वालदा की वो प्रायोरिटी नहीं है, पहले ये फैसला दे। मैं और आप हम सब जानते हैं, यू नो इट वेरी वेल एंड आई नो इट वेरी वेल कि ये किस सीट्स किसको जाएंगी। आज तो ये तक कहा गया हम अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर चले गए, ये हो गया वो, यानी आज तो बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि किसी सूरत भी सारी नशस्तें जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बांटी जाएगी। मजीद कोई और भी बीच में देख बढ़ रही होगी तो किसी और को भी शामिल कर लिया जाएगा गालिबन। लेकिन आज क्लियरली पता चल रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशस्तें नहीं मिलने जा रही। ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ या आम आवाम की वोट के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है, जिसकी वजह से जजेस को अपनी वालदा की फातह खानी छोड़कर आना पड़ रहा है। इमरान खान की आवाज चली, इमरान खान का नाम जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चला तो उस पर समात को सेंसर कर दिया गया, यानी इमरान खान के नाम के ऊपर आवाज बंद कर दी जाती थी लाइव स्ट्रीमिंग में समात की। जिस अदालत में इमरान खान का नाम नहीं चलाया जा सकता, उस अदालत से आप इमरान खान के लिए या उसकी जमात के लिए या आम आवाम के लिए जो उसके पीछे खड़ी है या जिसने उसी इमरान खान को वोट दिया, आप समझते हैं कि इंसाफ मिलेगा? तो ये हम सब एक भूल में ही बैठे हैं। बहरहाल ये मैंने जरूर आपसे कहना था कि जरूर ये हिस्ट्री में ये समात आज की लिखी जाएगी। मेहरबानी करें एक बार लाइव स्ट्रीम करके कोशिश करें, जो मेरा वीलॉग सुन रहे हैं एक बार सुने जरूर जो आज की समात में हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर के बखेड़े इस हद तक फैल चुके हैं। अच्छा, यही तहरीक इंसाफ है जब ये लोग बाहर निकलते हैं लीडरशिप और इनसे आम लोग पूछते हैं, आवाम या कारकुनान जो बड़े डाई हार्ड हैं, जो मायूस ही नहीं हुए कभी, उनको मायूस इस लीडरशिप ने किया है, हालात ने कभी नहीं किया, लोग अगवा हुए बेचारे, मतलब जुल्म तशद्दुद हुआ, वोट चुरी हुआ, कभी मायूस नहीं हुए। इस लीडरशिप ने जरूर मायूस किया। आवाम पूछती है लीडरशिप से कि कब बाहर निकलेंगे, कब एहतजाज होगा? तो हमेशा लीडरशिप कहती है जब खान कहेगा, जब इमरान खान हमें कहेगा तो हम बाहर निकलेंगे। लेकिन आप अंदाजा करें, ये बात खान पर डाल दी जाती है, लेकिन दूसरी जानिब जिस खान ने कहा था कि मेरे पास आए, मशावरत करें, फिर बजट मंजूर करें, वो बात मलूज़ खातिर नहीं रखेगी, वहां पर खान की नहीं सुनेगी और खान की मर्जी के बगैर बजट जो है वो तमाम तर मंजूर कर लिया गया। अलीमा खान ऑलरेडी बजट के मामले के ऊपर कह चुकी हैं कि खान को माइनस कर दिया है गंडापुर में। लेकिन कल जुनैद अकबर खान ने जियो न्यूज के ऊपर बैठ के, जियो टेलीविजन के ऊपर बैठ के हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा कि मैंने जब एक आखिरी जलसा कराया, जो मेरे बुनेर के हल्के का एक शख्स रियाज खान, गालिबन उन्होंने नाम भी लिया, उन्होंने कहा जब जलसा हुआ तो उसके बाद वो शख्स मुझे कहता है कि किस तरीके से उस आखिरी जलसे के बाद हमारे लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं और किस तरीके से उसके बाद हम पर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए हैं और मामला जो है हमारे ख़राब होते चले जा रहे हैं। बुरेर से रियाज खान का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत का रवैया, रियाज खान कह रहा है, जिस शख्स ने आखिरी जलसे में जुनैद अकबर खान का ऑब्वियसली बहुत हेल्प आउट किया उन्हें, वो उसके हवाले से कह रहे हैं कि वो शख्स कह रहा है कि सूबाई हुकूमत का रवैया हमारे साथ ठीक नहीं है। सिर्फ यही नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारी मुश्किलात में इसके बाद इजाफा हो गया और उन्होंने कहा कि मेरे अपने हल्के का जो डीसी है उसको मैंने 5 महीने से रिक्वेस्ट की हुई। यानी आप ये अंदाजा लगाएं फिर ये कौन, ये ऑब्वियसली फिर हुकूमत अली बिन गंडापुर की है। और फिर एक जानिब कहते हैं गवर्नर राज लग जाएगा, हुकूमत चली जाएगी। तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा है जिसमें आपकी पार्टी के लोग जलसा कर रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है, तो अली बिन गंडापुर उनके खिलाफ इस हद तक मामलात को तंग कर रहे हैं। तो अली बिन गंडापुर के ऊपर अगर तो कोई प्रेशर है तो फिर ऐसी हुकूमत क्यों उन्होंने रखी हुई है और क्यों ऐसी हुकूमत को फिर वो जाने ही नहीं देते? ये बहुत सारे सवालात हैं। हर गुजरते दिन के साथ अली अमीन का कैरेक्टर मजीद मशकूक होता चला जा रहा है और ये बखेड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के खत्म नहीं हो रहे। इमरान खान गर्मी के अंदर, इस शिद्दत से गर्मी वाले मौसम के अंदर जेल में जिस बहादुरी से वो जंग लड़ रहा है, अवाम उसकी मायूस नहीं हो रही, बहनें उसकी रोड पर जलील ख्वार होती हैं, हर हफ्ते बाद वो बेचारी जाती हैं मुलाकात के लिए, बेगम उनकी जेल में है, भांजा उनका जिस तरीके से सफर कर रहा है, कारकुनान हजारों की तादाद में आज भी आमशोर जेलों में, कौन कौन कहाँ है, खानदान यहाँ बर्बाद हो गए। लेकिन पार्टी और लीडरशिप की ये हालत है और जहाँ पार्टी और लीडरशिप की ये हालत है वहां पर ही हमारे ले भी कुछ हमारे मुल्क के अंदर जिनको इमरान खान ने कहा उनकी भी ये हालत है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को मार्को रूबियो की कॉल आती है
اور کال کر کے کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی جو ایکسچینج آف ورڈز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میک شور کرنا ہے کہ پاکستان بھی ایران کو کبھی نیوکلیر پاور نہیں بننے دے گا. اب مجھے بھی پتا ہے کہ اس میں کیا باتیں کی جا رہی ہوں گی کہ ریجنل سیکورٹی ایران ہمارے ساتھ بھی ہے تو بن گیا تو آپ لوگوں کے لیے بھی خطرہ ہے. ایک اسلامی برادر ملک ہے, اگر وہ بن گیا نیوکلیر پاور تو پاکستان کو اس سے کون سا خطرہ ہو سکتا ہے؟ یعنی سوال اٹھانے کی ضرورت ہے نا. اس طرح تو یورپ کے اندر بہت ساری اسٹیٹ سے گٹھی, بہت سارے ممالک ہیں, وہ سب کے سب نیوکلیر پاور ہیں, تو کیا ایک دوسرے کو انہوں نے اس طرح ہونے سے روکا؟ بلکہ وہ سب ہمیشہ اکٹھے ہو کے کھڑے ہوئے, اکٹھے ہو کے لڑے. لیکن ہماری طرف ہمیشہ مسلمانوں کو ڈیوائڈ ہی کیا گیا, اور ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی کے اوپر ہی کھیلنے کی ویسٹ نے کوشش کی, مسلمانوں کو اسی پر کھلایا گیا. اب یہ کہا گیا جی مارکو روبیو کی جانب سے کہ ایران کو نیوکلیر پاور نہیں بننے دینا, پاکستان اس میں obviously ہمارے ساتھ, پاکستان اور امریکہ ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے. اور پاکستان نے بھی آگے سے obviously کیا کہا ہوگا شہباز شریف نے کہ ہم obviously کمپلائنس کے ساتھ بڑی آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے اور آگے یہاں سے بڑھیں گے اور ریجنل سیکورٹی اور پیس پر بات کریں گے, اور ایران اور اسرائیل کے مابین پیس ہی چاہتے ہیں ہم بھی. سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے, ایران اور اسرائیل کے درمیان پیس بہت یہی سب چاہتے ہیں, آپ بھی یہ چاہتے ہیں, ہم بھی یہ چاہتے ہیں, سب یہی چاہتے ہیں. obviously نہیں کوئی بھی چاہتا کہ وار یہ ایران اور اسرائیل کی آگے بڑھے, لیکن ایران نیوکلیر پاور نہ بنے یہ تو انٹرسٹ ہے اسرائیل کا, یہ تو انٹرسٹ ہے ویسٹ کا. آلریڈی تل ابیب کی سڑکوں کے اوپر ابراہم اکارڈز والا ایک بل بورڈ نصب ہے جس میں سعودیہ سے لے کے, جارڈن سے لے کے, قطر سے لے کے, ان تمام تر لوگوں, بحرین سے لے کے, یو اے سے لے کے, ان تمام تر جو ان کے ملکوں کے سربراہان اور شہزادے ان کی تصاویر وہاں موجود ہیں. ابراہم اکارڈز جس کے تحت ایک ٹرمپ کے دور کے اندر یا ایڈمنسٹریشن آف ٹرمپ کے اندر ہی ایک آپ کہہ رہے ہیں ایک ڈاکیومنٹ سائن ہوا تھا جس میں اسرائیل کے ساتھ تمام گلف سٹیٹس اور عرب سٹیٹس جو ہیں وہ اسرائیل کو ایکسیپٹنس ان کی جو ہے اسرائیل کے حوالے سے وہ بڑھانا اس میں جو ہے مقصود تھا. اور اب اس حوالے سے ابراہم اکارڈز کے حوالے سے جو بینرز تل ابیب میں بالکل لیٹسٹ لگے اس میں سعودیہ کی بھی تصویر, سعودیہ کی بھی ولی عہد کی موجود ہے, قطر, بحرین, یو اے ای, جارڈن, ان سب لوگوں کی تصاویر موجود ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیں اب پاکستان کو یہ پیغام رسانی جو کی جا رہی ہے بڑے کوئک بیسس کے اوپر, پھر ٹرمپ کے جو تازہ بیان ہے ایران کے حوالے سے کہ ایران پہ سینکشنز ہٹا دی گئی ہیں, چائنا آئل خرید سکتا ہے, اتنا مہربان بھی کیوں ہو گیا ٹرمپ, یہ تمام تر چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھنا. پاکستان کو اپنی پالیسی بڑی اسٹرکٹلی واضح کرنے کی ضرورت ہے. ملاقاتیں, لنچز, پاور لنچز سب ہو جاتا ہے, لیکن پھر یہی وہ کچھ لمحے ہیں جو بڑے مشکل اور بڑے طوفان بن کے گزرتے ہیں عام عوام کے اوپر. پر ایک بات یاد رکھے, عوام پاکستانی مسلمان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اور ابراہم اکارڈز کے حوالے سے یا اس تمام تر چیز کے حوالے سے اگر کوئی کچھ خواب دیکھے بیٹھا ہے یا کوئی کہیں وعدہ کر بیٹھا ہے تو وہ پورا ہونے والا نہیں ہے. مزید اپڈیٹس اگلے ویلاگ میں لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ سے کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں. خیال رکھیے گا. اللہ کے بعد.